चलो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये क्या हो गया? 5 जन किधर गया? फाइव पीपल क्या अपने आप स्क्रीन शेयर किया तो गुल हो गया? चलो सब एक साथ निकल गए थे। नाउ टू all of you got that? The following is the balance sheet of home and company. मिला सबको? Now, in which X, Y, and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 on 31st March 2016. And on 31st December 16, Z died on 31st December 16. So how many months after the balance sheet is he dying? Bolo? 9 months. 9 months. 9 months after the date of balance sheet is dying, his account is to be settled under the following terms. जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आपको दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको देख के कुछ पेक्यूलियर आइटम दिखा? गुडविल। गुडविल भैया, गुडविल क्या करना है? गुडविल का एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है हमने को? राइट ऑफ कि वी टोल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सिंपल, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? चलो उसके बाद दिया हुआ है गुडविल is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of last 3 years profits and losses. The profits and losses for the 3 years are detailed as below. For 31st March 16, 31st March 16, 31st March 14. 3 साल का प्रॉफिट लॉस आपको दिया हुआ है. Can you all see that? Profit for the period from 1/4/16 to 31/12/16 shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of the preceding 3 years. इस स्टेटमेंट का मतलब कोई बता सकता है? Profit for the period from 1/4/16 to 31/12/16 का अर्थ? प्रॉफिट दिया है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। Share of profit, that P&L suspense वाला part. Got that? Approximate basis पे we are going to calculate the profits. Remember? Death में हमेशा होने ही वाला है क्योंकि your death will happen in between the year. एक सम हमने रिटायरमेंट में भी देखा था, 4-5 sums in death also we saw. ये P&L suspense वाला झंझट रहने ही वाला है. डेथ में आपको रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड का प्रॉफिट्स देना है. इट कैन बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल अमाउंट आपको दे दिया होगा, कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन का जरिया दिया होगा कैसे करना है आपको. तो यहाँ पे यू हैव टू डू इट वाया लास्ट 3 years प्रॉफिट का एवरेज, उसके ऊपर उसका शेयर, उसके ऊपर 9 महीना. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 16, 31st March 16 मतलब करंट ईयर, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15 and debited to traveling expenses account, on which the depreciation is to be calculated at 20% per annum. This asset is to be into the account at the depreciated value. Other values of assets were agreed as follows. Other values मतलब revaluation दिया हुआ है आपको. That's it. Calculate Z's goodwill, Z share of profit from 1/4 to 31/12. Prepare reval account. Assets liabilities remain the same, and prepare partners capital and balance sheet of home and company. So what was that last point about? During the year ended 31st March 16, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15, debited to traveling expense account, on with depreciation is to be calculated at 20%. This asset is to be brought into the account at the depreciated value. म्हणजे काय? मतलब एसेट बढ़ रहा है तो करना क्या बेसिकली? प्रॉफिट एडजस्ट करना है. प्रॉफिट एडजस्ट करना है. पुराना प्रॉफिट को कुरेद के एडजस्ट करना है. कौन से अकाउंट के थ्रू करते हैं हम पुराने प्रॉफिट्स को एडजस्ट? पीएनएल एडजस्टमेंट. पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं. मुझे बताओ कितने एंट्रीज होंगे उस वहां पे रेक्टिफिकेशन के आपके कार के लिए? 3. मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कार का, फिर वापस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट. प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है. पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है. ओरिजिनल प्रॉफिट वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था क्योंकि दिया हुआ था आपने को प्रॉफिट. पीएसआर कहाँ चेंज हो रहा है यार? पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है. पीएसआर चेंज नहीं हो रहा तो आप रेक्टिफाई करके डायरेक्टली डाल दो ना कैपिटल में. नई बात. प्रॉफिट्स दिखा के फिर चेंज और देन डिस्ट्रीब्यूट. अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल प्रॉफिट दिखा के चेंज दिखा के डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है.
खाली चेंज दिखा के डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, लॉस या प्रॉफिट जो भी है। पीएसआर तो सेम है ना आपका। पहले तो लॉस था ना, मतलब अरे पहले का जो था उसका क्या है? you're not getting it. See, अगर मैं तुम्हारे मेथड से करूं तो पहले मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकाल के वापस पार्टनर के कैपिटल में से पीएनएल में डाला। तो पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल तुम बोल रही हो पीएसआर में। Say for example, the profit was 60,000 and PSR was equal 1:1:1. So what is my entry? Capital account debit to PNL. तो कैपिटल में A, B, C will be 20 each. ये मैंने निकाला प्रॉफिट। फिर मैंने ये एडजस्टमेंट किया समझो, तो PNL to say car is my entry 32,000 सपोज, या कार टू PNL 32,000। और अब क्या हुआ, ये PNL यहाँ पे घट रहा है, 28,000 हो रहा है। So this will be again PNL to A to B to C. That will be, let's make it 30,000. That will be 30,000. So that will be 30 यहाँ पे and 10, 10, 10. मैं ये करूँ, पूरा प्रॉफिट पहले निकाल के डालूं और फिर एक्सपेंस दिखाऊं और फिर नया प्रॉफिट ट्रांसफर करूं, इसके जगह I can do directly like this ना, PNL to car is 30,000 का लॉस and सीधा कैपिटल टू PNL A, B, C 10, 10, 10 and 30. I'll get the same answer na. It'll be the same answer, right? पीएसआर चेंज हो रहा था इसलिए हमने वो पहले दिखाया। हाँ सही पकड़े हैं। पहले आपका पीएसआर अलग था और बाद में अलग हो रहा था इन रिटायरमेंट, इसके लिए आपने वो किया, पहले उल्टा प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया लॉस प्रॉफिट और फिर बैलेंस प्रॉफिट नया रेशियो में डाला। ये तो आपका नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हो गया ना। रेक्टिफिकेशन में आप करते थे, याद है? रेक्टिफिकेशन में कोई आपका पीएसआर चेंज नहीं होता था, डायरेक्टली रेक्टिफाई करो, पीएनएल एडजस्टमेंट को डाल दो कैपिटल में, स्टोरी ओवर। कळलं की नहीं? अंडरस्टूड? सो रिमेंबर दिस, ओके। सो रेक्टिफाई करना एक तरीके से प्रॉफिट्स को अपने को, और कुछ नहीं है, करते हैं वो भी। प्रॉफिट्स के साथ एसेट में भी आएगा ना, कार को आएगा ना, करते हैं। तो पहले तो एक छोटा सा नोट बना लो फॉर रेक्टिफाइंग द प्रॉफिट्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट का एक नोट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन या कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16। ये डायरेक्टली आप रिवैल के साथ भी कर सकते हो, नोट बनाए बगैर। नोट के साथ एक नोट एडजस्टमेंट दिखेगा, एक्सप्लेनेशन तो अच्छा है। सो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 30,000। करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे 30,000। मुझे जरा सोच के बताओ, कार आपने खरीदी थी इसी साल 1415 को, डाल दिया उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो कैन यू डायरेक्टली जंप टू द rectified entry and tell me what is the rectified entry for this? Car to traveling, right? But we are making the changes in previous year's profits, right? So car to PNL adjustment. car to PNL adjustment. Car to PNL adjustment. कितना आएगा car to PNL adjustment? 40,000 rupees. So I think adjustment is getting credited by 40,000, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कार इंक्लूडेड, वो एंट्री आपके खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था। कार इंक्लूडेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दैट इज 40,000। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, या सॉरी, कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्यों नहीं आएगा? कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा क्योंकि बंद हो चुका है, प्रॉफिट्स एंड लॉस बैलेंस शीट बना दिया है, उसके बाद रेक्टिफाई कर रहे हो आप। When you are rectifying the profits of previous year, making the changes in previous year or years ka profits, you always do it via P&L adjustment. Ultimately, that is going to go to capital only. That profit will also go to capital only.
तो सर इसका एडजस्टमेंट पीएनएल एडजस्टमेंट में भी आएगा? आएगा ना, पीएनएल एडजस्टमेंट में तो आएगा। पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे हैं ना, टू मेक द चेंजेस इन प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। हमेशा यही करते हो ना, जब भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को चेंज करना है, अब वो चेंजेस पीएनएल एडजस्टमेंट में ही दिखाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी चेंजेस हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कैपिटल में चला जाएगा। वैसे भी आपका पुराना प्रॉफिट सब कैपिटल में पड़ा हुआ है, बराबर है ना। नाउ इस पे डेप्रीसिएशन भी चार्ज करना है, तो डेप्रीसिएशन बढ़ेगा कि कम होएगा, जरा सोच के बता। प्रॉफिट कम करेगा? मतलब डेप्रीसिएशन और चार्ज करना है ना आपको, क्योंकि याद है ये रेक्टिफिकेशन में भी करते थे हम लोग। जब आपका एसेट डेबिट हो रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, मतलब उस पे पहले आपने डेप्री चार्ज नहीं किया था, तो अब चार्ज कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग दैट? याद आया? आरडीडी और डेप्री का बताया था, याद है इन योर रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अगर डेटर्स डेबिट हो रहा है या एसेट्स डेबिट हो रहा है, मतलब डेटर्स या एसेट बढ़ रहा है, तो आपको डेप्री और चार्ज करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि पहले आपने नहीं किया था ऑब्वियसली। और अभी आपका एसेट्स घट रहा है, अभी आपका हो रहा है, सपोज क्रेडिट हो रहा है इन योर रेक्टिफिकेशन, इफ योर एसेट्स आर डिक्रीजिंग क्रेडिटेड, तो आपका डेप्री भी रिवर्स हो जाएगा, तो एसेट टू डेप्री का एंट्री मारना पड़ता है वहां पे। याद आया? तो यहाँ पर एसेट डेबिट हुआ है, मतलब ये कार पे डेप्री पहले चार्ज नहीं हुआ होगा, तो अभी चार्ज करना पड़ेगा, तो एंट्री रहेगा डेप्री टू कार। बट कैन आई राइट डेप्री टू कार? कैन आई राइट डेप्री टू कार? Adjustment to car. हाँ, ईएनएल एडजस्टमेंट टू कार, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेंज करना है, बराबर है। If I use the actual nominal account, it will change this year ka profit. I want to make the changes in previous year's profit after the accounts have been prepared. So I'll make the change in P&L adjustment to car. That is 8,000 का डेप्री आएगा 20% के हिसाब से. I think it should be for full year because the year is March ending, 1st April to 31st March. Did you get these two entries? ये हमने किया भी है पहले भी, रेक्टिफिकेशन में भी किया हुआ है, बराबर है। कभी भी कोई एसेट है तो उसके साथ चिपका हुआ डेप्री रहता है, तो याद रखना, एसेट डेबिट हो रहा है तो डेप्री चार्ज करना, एसेट क्रेडिट हो रहा है डेप्री उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, ओके, एसेट टू डेप्री। अब पीएनएल एडजस्टमेंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो दिस इज अ लॉस, तो दिस इज डेप्रीसिएशन ऑन कार, यहाँ पे दिखा दो कितने का है, 8,000 का लॉस है, तो ये +40 -8 करके मिल गया आपको रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट्स आफ्टर करेक्शन। कितना आएगा? 62,000 आ रहा है आपको। All of you got that? These are your profits, revised profits for the year ended 31st March 16. And what should be the second effect? देखो, P&L adjustment वाला effect तो हमने बता दिया in the profits. Correct? Second effect वो P&L adjustment account में जाएगा। ये दूसरा effect क्या है? कार, कार कहाँ पे दिखेगी आपको? Balance sheet assets. What will be the revised value of car now in the balance sheet assets? 32,000. All of you understood क्या किया यहाँ पे मैंने? Just made a rectification, found out the correct profits for the year ended 31st March 16. That's it. Once you have done that, now we can proceed with the normal problem. और करते जाओ, full fledged sum है, सब कुछ ही करना है इसमें. Start with reval. सर इसमें नीचे लिखा है prepare revaluation account assuming that other items of assets and liabilities remain the same. तो मेमो रिवाल है क्या? नहीं, अदर आइटम मतलब जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है वो, जिसमें चेंजेस दिया उसमें करो, जिसमें नहीं दिया वो सेम है। अगर आपको मेमो रिवाल है ना, तो वो लोग क्लियर कट देगा कि पार्टनर्स वांटेड द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी सेम बिफोर, या डिड नॉट वांट टू शो द अबाउट चेंजेस इन द बैलेंस शीट, did not wish to show the above changes in the balance sheet, या wanted to keep the assets and liabilities values same as before, ऐसा। ये तो क्या है, अदर एसेट मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं है वो सेम है, वैसा, खाली ऐसे ही फॉर्मेलिटी से स्टेटमेंट और कुछ। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट नाम देना इसको थोड़ा। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, this serves both the purposes of that car wala adjustment as well as your revaluation of assets and liabilities.
कैश एट बैंक दिया तो बैंक अकाउंट बना लो. Okay. Let's begin with the opening balances. The partner's capital as buy balance BD. XYZ are 40, 80, 80. Okay. Then we have next. Reserve है, general reserve है. So buy general reserve. किसको जाना चाहिए general reserve? So all the three partners in their old PSR. What's the profits and losses? 122, 122, 30,000, 122, 5, 6, 6, 12, 12, 6, 12, 12. General reserve भी हो गया distribute. Simple till this point. Okay. What next we have is goodwill. Existing goodwill को साफ कर दो पहले. Existing goodwill क्या करने का? सीधा पार्टनर में राइट ऑफ कर देने का. तो जैसे आप डेप्रिशिएट करते हो कोई एसेट को, वैसे गुडविल को डेप्रिशिएट कर दो, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई बुक वैल्यू नहीं है एसेट को, तो आपको इमीडिएटली लॉस शेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स के हिसाब से. 30,000 को भी 1 to 2 में कर दो तो आई थिंक 6,000, 12,000, 12,000 हो जाएगा ये. 6, 12, 12 पार्टनर कैपिटल टू गुडविल. इसके बाद नया गुडविल अपने को कैलकुलेट करने को बोला है, विच इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 2 years purchase of the average profits of last 3 years. So I'm showing you a note for goodwill over here. This is for name it working note number 2. Working note number 2 for goodwill. These are the years and profits. Now tell me what profits you will take for the year 2016. Will you consider 30,000 or 62,000? Tell me. Common sense. 62 or 30? 62. वो डेथ वाले सम में तो हमने रेम्यूनरेशन वाला पार्ट नहीं लिया था रेक्टिफाई करते वक्त प्रॉफिट्स में. यहाँ पे क्यों चाहिए? करना पड़ेगा ना? क्या लगता है? 30 लेना है, 62 लेना है? 62 ही लेना है. ओके, रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स लेना है, करेक्ट प्रॉफिट्स लेना है. सी वहां पे हमने वो रेम्यूनरेशन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो अबनॉर्मल आइटम था. अबनॉर्मल आइटम को इंक्लूडेड तो इग्नोर करना है आपको गुडविल के कैलकुलेशंस के लिए. बट रेक्टिफिकेशन तो करना ही है ना यार. एक्यूरेट प्रॉफिट्स तो चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट्स तो चाहिए. जो आपका रेक्टिफिकेशन हुआ है वो तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा फॉर द एक्चुअल प्रॉफिट्स. तो ये 62,000 हो जाएंगे 2016 के. 2015 के कितने होंगे? 20,000. एंड 2014 के हो जाएंगे 10,000 का लॉस था वहाँ. तो कितना होता है? 62, 82, 72,000 आ रहा है. सर इसमें वेटेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कैसे करोगे? कहाँ ट्रेंड है भैया? एवरेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो ये लॉस में जा रहा है सीधा. प्रॉफिट का डिक्रीजिंग ट्रेंड चाहिए अपने को. प्रॉफिट्स का डिक्रीजिंग या लॉस का डिक्रीजिंग, या लॉस में तो गुडविल होगा ही नहीं तुम्हारा ऑब्वियसली. प्रॉफिट्स का डिक्रीजिंग या फिर प्रॉफिट्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है. इट शुड स्टिल बी इन द प्रॉफिट स्टेज. ओके,
प्रॉफिट से लॉस हो रहा है, लॉस से प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स वाइड फ्लक्चुएशन, पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, डोंट टेक वेट्स ओवर देयर। एवरेज प्रॉफिट्स पे जाते हैं, व्हाट आर द एवरेज प्रॉफिट्स? एवरेज प्रॉफिट्स आर 72,000 divided by 3 is 24,000. 24,000. Now, see, goodwill is equal to what? 2 times the average profits. 2 times the average profits, that is 2 into 24. That comes to how much? 48,000. 48,000 is your goodwill. Got it? Now, 48,000 में इसका शेयर कितना है जो जा रहा है? आई थिंक फर्स्ट पार्टनर डाइड और द सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्ट. Z का शेयर is what? Z's share of goodwill is how much? 48,000 divided by into 2 by 5. Now the 48,000 into 2 by 5, 9,000. 19,200. 19,200. This 19,200 will be divided between who? X and Y. कोई NR नहीं दिया तो I'll assume OR is equal to GR, which is 1:2, right? Divide by 3 कर दो इसको. 6,400, 12,800. 6,400 and 12,800. 6,400 and 12,800. Is that clear? Okay, so that's your 6,400, 1,200, 800 your breakup of goodwill. We can pass the entry. Entry क्या होगी इसकी? X, Y to Z. 6,400, 12,800 and 19,200. And post it X, Y to Z. तो X, Y में 2Z cap 6,400 and 12,800. Z में by X and by Y. Okay. That will be 6,400 and 12,800. Yeah. Next, after goodwill, let's go to your revaluation part. तो revaluation में शुरुआत वाले entries पहले ही लिख दो आप. क्या क्या 2 एंट्री हमने मारे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. कार टू P&L एडजस्टमेंट मारा है टू चेंज द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. तो P&L एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय कार अकाउंट 40,000 और P&L एडजस्टमेंट में 2 कार भी मारा है हमने तो 2 कार अकाउंट 8,000. ये अपना रिवैल वाला पार्ट नहीं है, ये पिछले प्रॉफिट्स में जो चेंज किया उसका है. समझ में आ गया सबको? Did you all get this? This portion is not related to your revaluation of assets or liability. This is your previous profit का change which you did. ऊपर वाला पार्ट. इसके बेसिस पे आपका 32 का प्रॉफिट था, है ना? हाँ, 32 का प्रॉफिट था. आपको चाहिए तो आप अभी के अभी ये ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनर कैपिटल, चलेगा. जैसे कि हमने वो एक सम में किया था डेथ था, रिटायरमेंट का लास्ट सम था. उसमें याद है हमने किया था, पुराना प्रॉफिट में कैपिटल में डाला था, फिर एक एडजस्टमेंट करके वापस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था. वैसे आप कर सकते हो. वहां पे इसलिए किया था क्योंकि आपका PSR चेंज हो गया था. तो इधर भी यू कैन डू दैट. ओके, इवन इफ यू डू इट एट द एंड इट इज स्टिल फाइन. सब रिवाइल के साथ पूरा प्रॉफिट लॉस न्यू रेशियो में आप डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. यहाँ पे आपका कोई PSR VSR चेंज नहीं हुआ है आपका. इज इट क्लियर? तो आई एम डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे ओवर हियर. उधर मैंने अलग, तो कंफ्यूज मत होना, उधर अलग इधर अलग. क्यों अलग कर रहा हूँ बताया है. ओके, उस तरीके से भी कर सकते हो आप. इधर ही वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो. ये लिखना मत, खाली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ. टू X cap to Y cap and to Z cap.
ये जो गेन है 32,000 का, इसको आप यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 1:2:2 में, फिर बाकी के एसेट लाइबिलिटी रीवैल्यू करो और फिर बाकी का प्रॉफिट लॉस वापस ट्रांसफर कर दो, चलेगा। दैट वे ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर ओके। उस सम में भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, उस सम में भी डायरेक्टली किया तो रॉन्ग नहीं है। उस सम में बेटर पहले इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा था, पुराना कैपिटल में से निकाल के डाला था प्रॉफिट्स, फिर रेम्यूनरेशन वाला एडजस्टमेंट किया था और फिर हमने ट्रांसफर किया था उसको वापस नए प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, पीएसआर का कोई लफड़ा नहीं है, तो सब रिवाइल साथ में उड़ा के बाद में पीएसआर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवाइल है। तो कितना आ रहा है देखो, अभी इन्वेंट्री का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है 16,000, उसको भी खत्म करते हैं साथ में रिवैल्यूएशन के साथ। इन्वेंट्री 16, 20 का 16 हो गया ना, तो 4,000 का लॉस है। सो टू इन्वेंट्री 4,000 रुपीज, बिल्डिंग 1,40,000 हो गया है, पहले था 120। सो बाय बिल्डिंग 20,000, फिर क्या दिया है अपने को, and what are they given us? Computers at 50,000, so computers 80 का 50 हो गया, तो that's a loss. Then what do we have? Investments 6,000, 10 का 6 हो गया है, so two investments 4,000, and trade receivables are considered good, मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है, वैसे भी कोई आरडीडी है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है, रखनी भी नहीं है भी नहीं, तो मारो गोली, ऐसे ही दे दिया स्टेटमेंट में। तो कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस, कितना आ रहा है अभी, प्रॉफिट आ रहा है आई थिंक 60,000 माइनस 12, 42, 46, 14,000 रुपए का आ रहा है प्रॉफिट, 14,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपको, प्लीज चेक। पार्टनर कैपिटल एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट्स, आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? 122 में डिवाइड कर लो, तो 5 से करोगे तो 2,800 into 2, 5,600, 5,600, 2,800, correct, 2,800, 5,600, 5,600. Have you got that? Is that clear? Comfortable? Then टू पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट डाल दो। पार्टनर कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, दिस इज 5,600, 2,800, 5,600, 5,600, एंड एक और एंट्री बचा है अपना पीएनएल सस्पेंस का, तो वो कैलकुलेट कर लो इधर, शेयर ऑफ प्रॉफिट नोट बना के, वर्किंग नोट नंबर 3, पीएनएल सस्पेंस, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसको देना है। देखो डेड पार्टनर को क्या क्या देना है वो लिस्ट दिमाग में होनी चाहिए। कैपिटल देना है उसको, रिजर्व का हिस्सा देना है, गुडविल का हिस्सा देना है, शेयर ऑफ रिवाइल प्रॉफिट लॉस देना है, ओके, एंड योर करंट ईयर प्रॉफिट लॉस देना है। हाँ बोलो नितिशा। हाँ अच्छा मैडम जरा હું લેક્ચરમાં છું, તમને ફોન કરું? હા 1:30 વાગે સુધી કરું છું ફોન। હા હા ઓકે ઓકે। So P&L suspense and share of profit, okay। करंट ईयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने सालों के एवरेज पे बेस्ड है, तो आई थिंक दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन 3 इयर्स एवरेज। तो 3 साल का एवरेज निकालो, वो हमने किया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने पास है ऑलरेडी 24,000 was the average of last 3 years, right? That's what they have given us. It's based on last 3 years profits. अब इस 24,000 में अपने को क्या चाहिए, Z का शेयर चाहिए, बिकॉज ये पूरे फॉर्म का प्रॉफिट्स है।
and that too for only 9 months चाहिए because भाई ने सिर्फ 9 month काम किया है. So that comes to 24,000 pay at the rate of उसका शेयर था 2/5 and for 9 months, so 9/12. So how much that comes to? 720 rupees आ रहा है कुछ? Are you getting 720 rupees? Please check. Share of profit. 7,200. 7,000? 200. 7,200. 7,200. हाँ बराबर, sorry. 7,200. 7,200. Yeah, correct. Or if you got that 7,200. कैलकुलेशन क्लियर है? P&L सस्पेंस का किसी को डाउट इसमें? 3 साल का एवरेज. खाली एक ही चीज अलग थी सब में. क्या अलग थी? ये वाला पार्ट रेक्टिफाई करना था प्रॉफिट्स को, जो हमने शुरू में ही कर दिया, और फिर हम लोग धड़ाधड़ जो नॉर्मली कर रहे थे वही कर रहे हैं. इसका एंट्री भी क्या होगा? P&L सस्पेंस टू डेड पार्टनर्स कैपिटल. ओके, सो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट डेड पार्टनर में आ जाएगा 7,200. बाकी सब चीजों के साथ ये भी देना है उसको. क्या क्या देना है दिख रहा है यहाँ पे? कैपिटल का शेयर, फिर रिजर्व्स का शेयर, फिर उसका गुडविल का शेयर, ये गुडविल का शेयर, फिर उसका करंट ईयर में मेहनत किया हुआ प्रॉफिट का शेयर, ये करंट ईयर में मेहनत किया हुआ प्रॉफिट अपना P&L सस्पेंस का शेयर, फिर उसको रिवैल किया हुआ है, अगर आपने कुछ रिवैल्यू किया हुआ है प्रॉफिट्स तो उसमें भी उसको शेयर देना है. तो ये उसको हुआ आपका रिवैल्यूएशन का शेयर, ये हुआ आपका रिवैल्यूएशन का शेयर. लास्ट में आता है आपका करंट ईयर के प्रॉफिट का शेयर. ओके, तो ये सभी चीजें उसको देनी है. इसके अलावा भी कोई चीज देनी होती है कभी कभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट, कोई कमीशन है अगर कुछ काम किया उसका, तो वो सब चीजें एडिशनल उसको देनी होती है. ये चीजें तो होती हैं रिटायरमेंट डेथ में देने की. और साथ में गुडविल का लॉस उससे ले लिया हमने, क्योंकि वो बेयर करने वाला था पिछला एसेट का लॉस. तो दैट्स इट. आई थिंक जेड का पूरा स्टोरी खत्म हो गया है. जेड का बैलेंस कितना आ रहा है चेक करो. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ जेड? 1,12,000. 1,12,000 is the balance or the total? Balance. Balance 1,12,000 is the balance. किसको जाएगा ये? This will go to your Z's executors loan account. Z's executors loan account 1,12,000 डाल के रख दिया. जितने टाइम तक पेंडिंग होगा उतने टाइम तक भी उसको 6% इंटरेस्ट या फिर मैक्सिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी ज्यादा है वो मिलेगा, अगर पेंडिंग रखा ज्यादा टाइम तक तो. राइट. And shutdown X and Y, what are the balances you're getting? 46 plus 2, 48,800. 97,600. दूसरे वाले का 97,600. 97,600. And what is the balance? 36,400 and 72,800. 72,800. Partners capital accounts will be X cap and Y cap. 36,400 and 72,800. The total is 109,200. Z's executors loan account, ये बिजनेस का लोन है, देना बाकी है. मैंने बैलेंस शीट की डेट गलत लिखी है. बैलेंस शीट की डेट होगी आपकी 31 दिसंबर को गया है, तो 1 जनवरी 2017 होगा आपका बैलेंस शीट डेट. 1 जनवरी 2017. It is after death. After death. Remaining assets and liabilities, let's check them out. Goodwill has been distributed. Building has become 1,40,000. 120 plus reval is 20,000. That comes to 1,40,000.
computers are I think same है ना computers, yeah, computers 80 था, less reval 30, now they have become 50. Inventories, stock, closing stock earlier were 20,000, now they are 16,000. So less CVAL 4,000, so 16. Trade receivables are same as before. All are considered good, लेकिन there was no RDD, so we ignored that point. And cash at bank is also I think same because nothing has been sold or received. And investments, is there any change in investments? 6,000. So 10,000 का हो गया, less revalued at 4. So 6,000. And then एक और एसेट आ जाएगा यहाँ पे बुक्स में. कौन सा एसेट आ जाएगा बता सकते हो? कार आ जाएगी क्योंकि कार पहले नहीं थी, आपने रेक्टिफिकेशन के बाद लाई है उसको, तो कार भी आ जाएगी. तो कार इज वर्थ 32,000. तो वापस सब कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी नोट में दिखा दिया है ऊपर. फिर जाते हैं लाइबिलिटीज पार्ट पे. ट्रेड पेबल्स, P&L suspense. अच्छा हाँ, P&L सस्पेंस रहेगी. ट्रेड पेबल्स लिख दो 20,000. P&L सस्पेंस आ जाएगा, दैट इज 7,200. परफेक्ट. और ट्रेड पेबल हो गया. बैंक लोन भी सेम है, कुछ नहीं दिया है तो 50,000, नो चेंज. और रिजर्व टू डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल लिखा, जेड्स एग्जीक्यूटर लिखा. आई थिंक इट शुड टैली. प्लीज चेक. 291 200 291,200. तो क्या अलग था सब में, वो बैठा दिमाग में. ये आपका सॉल्यूशन. बोलो. What was a different part of the problem? All of you got that? The one thing was different, you had to rectify, that's it. Rectification कब, हमेशा previous year का जो भी profits है previous to current year में, अगर आप before trial balance या after trial balance कर रहे हो तो you can use expense and income statement, simple. But once you have prepared the final accounts and balance sheet, after that if whenever you want to make any change in the previous year's profits, you always do it via P&L adjustment account. You always do it via P&L adjustment account. Is that clear? Whether they are capital nature profits or nature profits doesn't make any difference. It's always via P&L adjustment. Is that clear? चलो जर्नल कर लो इसका फटाफट. जर्नल ड्रॉ करो. फर्स्ट एंट्री. इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सब कुछ एक दिन पे हुआ है. रेक्टिफाइड वाला पहले खत्म कर दोगे तो बेटर है, या तो फिर रिवैल के साथ भी उड़ा दो उसको तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. लिख दो जर्नल एंट्रीज. नंबर 1, मैं आपको ये अलग दे रहा हूँ रिवैल वाला, ऊपर वाला पार्ट. यू कैन क्लब दिस विद द रिवैल आइटम्स आल्सो. इसके साथ क्लब करके लिखा तो भी चलेगा. फिलहाल आई एम शोइंग यू सेपरेटली. ओके, तो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करना. कार टू P&L एडजस्टमेंट 40,000. कार टू P&L एडजस्टमेंट 40,000. रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड फॉर car included in traveling expense. Car to P&L adjustment 40,000. Rectification entry passed for car included in traveling expense. And also write error of principal rectified. Being rectification entry passed for car included in traveling expense.
Second entry is P&L adjustment to car 8,000, rectification entry passed for unrecorded depreciation. P&L adjustment to car 8,000 being rectification entry passed for unrecorded depreciation. Rectification entry passed for unrecorded depreciation. That's it. उसके बाद सब normal entries करते जाओ. Third entry for general reserve. Third entry for general reserve. Reserve to XYZ. General reserve to XYZ. General reserve to XYZ. General reserve distributed. Fourth entry for goodwill written off. XYZ to goodwill. Old goodwill written off in old ratio. XYZ to goodwill. Old goodwill written off in old ratio. Old goodwill written off in old ratio. Then XY to Z. XY to Z. Share of goodwill adjusted in partners capital in GR. XY to Z. Share of goodwill adjusted in partners capitals in GR. Share of goodwill adjusted in partners capitals in GR. Then reval पे जाओ. अब रिवाल में वो कार वाले मत लेना दो एंट्री, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर दिया ना, नहीं तो डबल एंट्री हो जाएगा. दैट बी रॉन्ग. रिवाल में यू विल टेक ओनली P&L एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री टू कंप्यूटर टू इन्वेस्टमेंट. P&L adjustment to inventory to computer to investment. P&L adjustment to inventory to computer to investment. P&L adjustment to inventory to computer to investment. Inventory computer investments revalued. Inventory computer investments revalued. कार को भी ले सकते हो इसके साथ, बट अलग से बताया तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया वो बेटर है. रीजन अलग है, वो पिछले साल का रेक्टिफिकेशन था, ये रिवैल्यूएशन था. ओके, तो अलग लिखा तो अच्छा है, नहीं लिखा तो साथ में इधर कार दोनों जगह मर्ज कर दो, वांदा नहीं. कार का नेट अमाउंट भी ले सकते हो सीधा 32,000 ऑन द क्रेडिट साइड बाय कार. तो P&L adjustment to inventory to computer to investment. Inventory computer investment revalued. सर अगर कार को एक्सक्लूड करेंगे तो रिवाल में लॉस आएगा. कार को एक्सक्लूड कैसे करना है, मतलब कार का एडजस्ट अलग एंट्री दिया ना. हाँ वो किया है ना हमने ऊपर एंट्री. तो यार P&L एडजस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है ना. प्रॉफिट और लॉस तो एंड में होता है ना, कैलकुलेट डेबिट माइनस क्रेडिट कर. समझा ना. तो अलग टुकड़े टुकड़े में करो कि साथ में करो, आंसर तो वही मिलेगा. प्रॉफिट लॉस क्रेडिट माइनस डेबिट करके ही ढूंढना है आपको. तो क्या बोल रहा था मैं, P&L एडजस्टमेंट टू इन्वेंटरी टू कंप्यूटर टू इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट. बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट. बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट. बिल्डिंग रिवैल्यूड. बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट. बिल्डिंग रिवैल्यूड. कार इधर मत लेना, कार वी हैव ऑलरेडी डन. उसके बाद P&L एडजस्टमेंट टू XYZ. P&L एडजस्टमेंट टू XYZ. P&L adjustment to XYZ. Profit on revaluation transferred to partners capital in PSR. Profits on revaluation transferred to partners capital in PSR. Profits on revaluation and rectification, you can write profits on revaluation and rectification transferred to partners capital in PSR. And last entry will be Z capital to Z's executors loan 1,12,000. Z's capital to Z's executors loan 1,12,000. अरे हाँ वो रह गया, अरे दूसरी बार भूल गया मैं. P&L suspense to Z's capital, पहले आएगा P&L suspense to Z's capital 7,200. P&L suspense to Z's capital 7,200. Share of profit up to date of death recorded. Z's share of profit up to date of death recorded. Z's share of profit up to date of death recorded.
and then Z's capital to Z's executor, 1,12,000. Balance in Z's capital transferred to his executor's loan account. Balance in Z's capital transferred to his executor's loan account. All right. How many entries you are getting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entries you should have. 10 entries. 10 entry आना चाहिए, right? All clear with the entries? All clear with the sum? Any doubt? Tell me. बताओ. तो टेंशन नहीं लेना है. पिछले साल में कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना है. यूज PNL एडजस्टमेंट रेक्टिफाइड. PSR चेंज हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो. नहीं हो रहा है तो कीप इट एज इट इज. सिंपल एज दैट. बढ़े आगे क्वेश्चन 4 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा सब लोग ध्यान से. The simple problem, the following is the balance sheet of ABC and Brothers as on 31st December 2015. Balance sheet दिया हुआ ABC का. C died on 3rd of January. देखो बैलेंस शीट कौन से डेट की दी गई है आपको? 31st दिसंबर की बैलेंस शीट है ना आपके सामने. कैन यू ऑल सी दैट? 31st दिसंबर की बैलेंस शीट दी गई है. एंड C died on 3rd of January. That means after 3 days, right? After 3 days. So for those 3 days का आपका वो प्रॉफिट शेयर का कुछ लफड़ा नहीं होगा यार. ओके. 3 days, 5 days, 6 days उतना में कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट में आसमानी सुल्तानी नहीं होता. तो उसमें ये आपका PNL सस्पेंस का एंट्री नहीं आएगा बेसिकली इन दिस. Got the reason why? There is not a lot of difference between the idea. बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सब मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा. 3-4 दिन का कौन देखेगा? नहीं ना. बहुत ही बड़ा अमाउंट हो रहा है. बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है बिजनेस. तो कब जाके यू कैलकुलेट दैट थिंग. ओके. But otherwise you just ignore that. So C died on 3rd January 2016 and the following agreement was to be put into effect. Assets were to be revalued as follows. Machinery, furniture, inventory का revised value दिया हुआ है. Goodwill was valued at 3,000 and was to be credited with his share without using goodwill account. हम तो वैसे ही करते हैं हर एक प्रॉब्लम में. ठीक है. मतलब ये फुल दिया है ना? हाँ. 3,000 कौन सा गुडविल है? टोटल है कि शेयर है? बताइए. टोटल है भैया. टोटल गुडविल. ठीक है. एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट. मतलब उसका शेयर ढूंढो और फिर उसको क्रेडिट कर दो. वो तो GR में करते ही हो. 1,000 was to be paid away to the executors of the debt partners on 5th January 2016. ये थोड़ा अलग हो रहा है यहाँ पे. 1,000 रुपीज आपने एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे किया है और बाकी अमाउंट पेंडिंग रखा है. ऐसा जनरली होता है कि नहीं? जनरली हर सब में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता. नहीं होता. सब में नहीं होता. कभी डेथ में नहीं होता. रिटायरमेंट में आप पे करो या लोन में डालो, ऑप्शंस होते हैं आपके पास. डेथ में आप कभी डेड पार्टनर के कैपिटल को पे नहीं कर सकते हो. उसके एग्जीक्यूटर को पे कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें आपकी जो लास्ट एंट्री है उसमें तो थोड़ा एक और पार्ट निकलेगा. आप लोगों को क्या करने का, इधर एक और अकाउंट बनाने का, एग्जीक्यूटर अकाउंट. डेड पार्टनर एग्जीक्यूटर मतलब क्या कि आप जब ये डेड पार्टनर का कैपिटल बंद करोगे ना, डेड पार्टनर का कैपिटल बंद करोगे तो नॉर्मली आप किधर ट्रांसफर करते हो? एग्जीक्यूटर लोन में डालते हो ना. हम लोग अज्यूम करते हैं कि पूरा पेंडिंग है, 2-3 महीने 4 महीने लॉ सूट्स में चले जाएंगे, फिर उसको पैसा मिल जाएगा एग्जीक्यूटर. बराबर है. तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा लोन में डालते हैं. आप लोगों को ये सब में क्या करने का, पूरा पैसा लोन में नहीं डालने का, पूरा पैसा डालने का जेड्स एग्जीक्यूटर में. जैसे कि यहाँ पे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट ये नया बनेगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा पैसा कैपिटल में से डाल देंगे. पहले पूरा पैसा कैपिटल में से डाल देंगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में. ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन होगा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. तो कैपिटल में आप क्या लिखोगे एंड में, टू सीज एग्जीक्यूटर. पूरा 1,000 रुपया देने का, पूरा सी का जो बैलेंस है ना वो दैट विल बी ट्रांसफर टू सीज एग्जीक्यूटर.
सीज एग्जीक्यूटर में करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा बाय सीज कैपिटल, जो भी है, समझो उसको 5000 देना था फॉर एग्जांपल, जो सी का बैलेंस आएगा पूरा 5 का 5 एग्जीक्यूटर में डाल दो। एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली दे रहे हो ना आप, तो टू बैंक 1000 और फिर बैलेंस दैट विल बी सीज executors loan account, sees executors loan account 4000. This is how you show it. Is that clear? Is this clear? पूरा लोन में नहीं डालना है, लोन में डालने के लिए सेपरेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में आपका यही जाएगा, सीज एग्जीक्यूटर लोन, और सीज एग्जीक्यूटर खाली एक लाइन का अकाउंट बनेगा आपका, ये बाय सी कैपिटल, ये टू बैंक, और बैलेंस गया लोन में। तो बैलेंस शीट में आपको सीज एग्जीक्यूटर लोन ही दिखेगा, खाली बीच में एक चिंटू अकाउंट ओपन हो गया, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा अमाउंट इमीडिएटली उसको पे किया है, सेटल किया इसके लिए। समझ आई बात? तो एक खाली एग्जीक्यूटर लोन के जगह दो अकाउंट, एग्जीक्यूटर एंड देन लोन। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आ रही है क्यों हो रहा है ऐसा? बताओगे कोई? क्योंकि पहले थोड़े दे दिए। जो पहले थोड़े दे दिए, तो पहले ही आप एग्जीक्यूटर लोन में डाल के फिर नहीं दे सकते क्या? तो आपने अगर लोन में डाल दिया मतलब वो पेंडिंग है, वो इमीडिएट पेमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इमीडिएट पेमेंट है इसलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ठीक है, जो पेंडिंग है वो लोन में, वो आगे जाके चुका हो गया। समझ आई बात? तो ध्यान रखना। ओके, अगर ध्यान नहीं रहा और बाय चांस आपने सीज एग्जीक्यूटर लोन ही बनाया, खाली लोन ही में टू कैश, लोन में लिखा बाय कैपिटल टू बैंक और टू बैलेंस सीडी लोन, चलेगा, वो भी चलेगा। लोन में दिखा के 1000 पे करो, 4000 बैलेंस दिखा, बट एडवाइजेबल थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन है कि पहले एग्जीक्यूटर में डालो, 1000 रुपया पे करो, फिर एग्जीक्यूटर को लोन में डालो, पेंडिंग रखो देने के लिए। पढ़ लो, चलो ट्राई करो खुद से। ये लास्ट मैं भी सॉल्व करता हूँ। स्मॉल सम, वेरी इजी सम, 10 मिनट्स, नो जर्नल, ओनली लेजर। बैलेंस शीट बनाना है। हाँ बनाना ना, सब कुछ बनाना है। वो लोग ने खाली पूछा आई थिंक जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड रिवाइल एंड कैपिटल, सब बनाओ। और एक क्वेश्चन भी डाला है एमसीक्यू टाइप का लास्ट में, वो भी हम लोग आंसर करेंगे। पूरा ही बना लो, छोटा सा तो सम है, कर लो पूरा। बैलेंस शीट की डेट क्या आएगी? क्या आएगी तुम बताओ मेरे को? 5th Jan। 5th Jan, परफेक्ट। 5th Jan, 5th Jan को सेटल वेटल करने के बाद लोन दिखा रहे हो ना बैलेंस शीट में, 5th Jan की बैलेंस शीट बनेगी। कैश अकाउंट, यहाँ पे एक एंट्री आएगी कैश में, टू शो कैश अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल सर अकाउंट। इक्वल है ना, पार्टनर्स इक्वल है ना, कुछ दिया नहीं है तो। कुछ नहीं दिया, चेक कर लो बराबर से, पीएसआर कुछ नहीं दिया तो इक्वल ही है, परफेक्ट। बैलेंस शीट भी बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 5th of January 2016। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, here we have cash to balance BD। 1500 में से 1000 तो दे दिया, बचेगा 1500 रुपया। By balance BD, this is 4100 4500। है 1500। PSR कुछ नहीं दिया है ना, चेक कर लिया ना, तो इक्वल है। PSR के बारे में कुछ नहीं दिया है तो दैट्स इक्वल। के बाद ट्रेड पेपर, गुडविल पे जाओ, शेयर आएगा 1000, 500 ये देगा, 500 ये देगा, बाय ए कैप, बाय बी कैप, इसकी लॉटरी लग गई 500 की। रिवाल में मशीनरी 550 850 inventory to 750।
200 का घाटा। फर्नीचर 2300, 500 का घाटा, and about real profit loss will be 150. Partner cap APC 50 each. ओल्ड आरडीडी ओल्ड आरडीडी का क्या है? कुछ तो नहीं है, बराबर तो नहीं। में क्रेडिट साइड नहीं आएगा रिवाल के? नहीं आएगा, कहाँ आएगा? assets are evaluated as follows, बस required to prepare। वो थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट थर्ड पॉइंट, which account would be debited and which account would be credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the depth of C। तो बोल रहे हैं खाली अगर आपको बोला गया होता आरडीडी चेंज करना है तो क्या होता, एक्स्ट्रा खाली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो क्या होता अपना रिवैल, अपना आरडीडी टू रिवैल, आरडीडी कट गया तो इधर डेबिट और रिवैल क्रेडिट गेन हो गया, आरडीडी टू रिवैल। वो खाली एक सेपरेट एंट्री है, इसमें कुछ नहीं है। ऊपर रिवैल्यूएशन खत्म, रिक्वायर्ड टू तक आ गया ना, फिर खत्म। और अपने को बोला है कि अज्यूमिंग दैट आरडी वगैरह वगैरह, तो ये तो सेपरेट अकाउंट भी बनाना है ना। कौन सा अकाउंट? एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। यस, सीज एग्जीक्यूटर बनाने का ना एक लाइन वाला बताया भी आपको। इसमें वो आरडीडी मत लेना, ऊपर वाला खत्म हो गया। सी को बंद करो। 6,050 रुपए आ रहा है सी का टोटल 6050। 6050 आया क्या? हेलो, आया। ओके। तो अभी सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या दिखेगा? कैपिटल में एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में बाय सीज कैपिटल 6050 और 1000 रुपया देना है तो टू कैश एग्जीक्यूटर को 1000 दिया, उसके बेटे को, उसके वकील को, और फिर डाल दिया सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सॉरी 5050। और इधर आएगा बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1000 और इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी 500 रुपया। एक छोटू अकाउंट बीच में डाल देने का अगर आप उसको इमीडिएटली पे कर रहे हो तो, वरना नहीं। ये सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट बनानी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए कैप एंड बी कैप 4650, 4650, 4650, 4050। इधर आएगा सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, दैट विल बी 5050। गॉट इट? ओके, आप सी के कैपिटल में टू कैश और टू लोन नहीं लिख सकते क्योंकि सी तो जिंदा नहीं है, तो आप सी के कैपिटल में टू कैश और टू लोन नहीं लिख सकते, इसलिए वो एग्जीक्यूटर अलग से ओपन किया है। रीजन यही है, सी तो गया। ये रिटायरमेंट में होता था टू कैश एंड टू लोन, क्योंकि रिटायरमेंट में तो गाय वाज अलाइव, राइट? यू कुड हैव पेड हिम एंड यू कुड हैव ट्रांसफर्ड द बैलेंस टू लोन, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल ओनली फॉर, so that's why you are putting that son's account or legal heirs account in between and the balance money you are showing it as loan. Sir, partner capital 9,000, 8,300. 8,003 total. Sorry, 8,003. And machinery is 5,000 का हो गया, 5850. Furniture 2,800 का हो गया, 2,300. Mint fixtures are 2,100. Cash is 500.
Inventories are 950 से हो गया less reval 150 sorry 200 so that is 750 trade receivables same P&L suspense ये सब में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा समझ आया सबको P&L suspense because the date of death is very much nearer to the balance sheet तो वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड पेबल्स R2350 and I think that's it should tally check 15,700. 15700 it tallies 15700 it tallies small sum all right no journal needed गुडविल का एक एंट्री पूछा है अभी वो आता है ना तुमको गुडविल का एंट्री A B to C शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड एंड थर्ड वाले में दिया हुआ है कि व्हाट एंट्री वुड हैव पास्ड अगर आरडीडी की जरूरत नहीं होती तो क्या होता है एंट्री आपका आरडीडी का जरूरत नहीं है तो क्या करते हैं Trade receivables to P&L. नहीं आरडीडी टू रिवैल ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेने का भाई आरडीडी चेंज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया तो बैड डेट्स हो जाएगा वो या बढ़ने का हो गया तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया ऐसा हो जाएगा आरडीडी जा रहा है ना तो आरडीडी अगर बढ़ रहा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू आरडीडी और आरडीडी घट रहा है तो आरडीडी टू पीएनएल एडजस्टमेंट या आरडीडी टू रिवैल या रिवैल टू आरडीडी आरडीडी टू रिवैल वुड हैव बीन द एंट्री राइट ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स लिख दिया मतलब बैड डेट्स हो गया रिवैल टू डेटर्स लिख दिया तो ठीक है एग्जीक्यूटर वाला पार्ट समझ में आ गया सबको प्रस्थान करें आगे हम लोग आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए सब 5 question 5 in fact was a ditto sum asked in the paper November 2019 लास्ट ईयर नवंबर में यही क्वेश्चन थोड़ा नाम चेंज करके डाला या डिट्टो डाल दिया था शायद यही था चेक कर लेना पड़ेगा क्वेश्चन 5 नवंबर 2019 में भी आ गया था सेम डेथ बी एंड एन वेयर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटर एलिया मतलब with those the deed and all that the accounts are to be balanced on 31st December each year मिला सबको question 5 that the profits be divided as follows B and N दो ही पार्टनर है B 1/2 N 1/3 and carried to reserve account 1/6 अभी ये रिजर्व डाल के थोड़ा कंफ्यूज हो गया रिजर्व में जा रहा है प्रॉफिट वो किसका है इन दोनों का ही है व्हाट इज योर पीएसआर कैन यू टेल मी बिटवीन बी एंड एन 3:2 3:2 रिजर्व तीसरा पार्टनर नहीं है रिजर्व बिलोंग्स टू ए एंड बी ओनली हर साल वो लोग क्या करता है समझो वो लोग 9,000 रुपया कमाया ना तो 9,000 में से पहला वो 1,500 रुपया रिजर्व में डालता है 1/6 और बचा हुआ 7,500 ये लोग 3:2 में डिवाइड करता है लेकिन ये 1,500 भी इनका ही है ना 3:2 में समझ आई कि नहीं सबको समझ आया कि नहीं तो रिजर्व का 1/6 देख के कंफ्यूज मत होना रिजर्व वगैरह में जो प्रॉफिट है वो इनको ही बिलोंग करता है तो पीएसआर इज 3:2 ओनली कर लो हेलो डिड यू ऑल गेट दिस चलो सो रिजर्व वाला प्रॉफिट इज इनका ही प्रॉफिट 1/6 भले ही जाए बी एन एन का ही है 3:2 में दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग अभी इधर एक दिया हुआ है चेंज स्टेटमेंट में कि डेड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड की जगह दिया है हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग
the capital to his credit at the date of death, his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years, his share of goodwill based on the 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years. तीनों स्टेटमेंट का अर्थ समझ आया? एग्जीक्यूटर एंटाइटल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, बट तीनों स्टेटमेंट में क्या क्या मिलना चाहिए उसको दिया हुआ है, दिखा आपको? कैपिटल देना है, प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व देना है, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स देना है बेस्ड ऑन 3 कंप्लीटेड इयर्स एंड प्रपोर्शन ऑफ गुडविल देना है बेस्ड ऑन 3 कंप्लीटेड इयर्स. कर लो, 3 इयर्स परचेज है तो इनटू 3 कर. बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, उसके नीचे पढ़ो द प्रॉफिट्स फॉर द 3 इयर्स वेयर 13, 14, 15 तीनों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. एंड डाइड ऑन 1st May 2016. हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बैलेंस शीट? 4 महीने. मेरे को नहीं लेने का क्योंकि पहला मेरे को गया, तो 4 months after the date of balance sheet. Show the calculation of N in the share of profit, share of goodwill, drop N's executor's account as it would appear in the firm's ledger, transferring the amount to his loan account. इसमें भी हमने कैसे लास्ट सम में एग्जीक्यूटर और लोन दोनों बनाया था, इसमें भी दोनों बनाने को बोल रहा है, लेकिन इसमें तो कैश में कुछ दिया नहीं है, तो एग्जीक्यूटर में क्या दिखाने का? इस सब में तो कुछ कैश में दिया ही नहीं है तुमने उसको. सॉरी, तो खाली यू आर सेइंग दैट कैपिटल एंड ऐसा ट्रांसफर करके लोन वैसा, या दैट इज वन वे ऑफ डूइंग. बट यहाँ पे देखो वो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्या है, दिया है एंड एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग. नॉर्मली अपने को सब में दिया होता है डेड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग. हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उसको एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं, लोन में डाल देते हैं. इधर क्या करने का, सिंस दे आर सेइंग दैट एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड, खाली कुछ नहीं है, थोड़ा वो प्ले ऑफ वर्ड्स है, एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड दिया है, तो क्या करने का, शुरू में ही है ना, शुरू में जो भी वो डेड पार्टनर का कैपिटल है ना उसको उठा के डाल दो एग्जीक्यूटर, और जो भी एंट्रीज हम लोग कैपिटल में करते थे वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में बताने. मतलब बाय रिजर्व, बाय गुडविल, बाय जो भी पार्टनर है तुम्हारा, गुडविल क्या, बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, बाय P&L सस्पेंस, ये सब एग्जीक्यूटर में. एंड एग्जीक्यूटर का बैलेंस लोन में डालने का, एग्जीक्यूटर का बैलेंस लोन में डालने का. सी आई विल शो इट टू यू. इसमें फुल फ्लेजेड नहीं करते हम लोग, खाली उसी का पूछा है जो वो बना देते हैं, जो है पहले तो नोट्स बनाते हैं गुडविल और इसका, और फिर अकाउंट बनाते हैं. तो खाली है ना एक छोटा सा चेंज है, क्योंकि एग्जीक्यूटर, उधर क्वेश्चन में भी एग्जीक्यूटर अकाउंट है और दिया हुआ है एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू सो एंड सो. इसके लिए क्या करना है, खाली वो डेड पार्टनर कैपिटल है ना, कितना है डेड पार्टनर कैपिटल, एन का कैपिटल देखो 60,000 है, दिख रहा है आपको, एन का कैपिटल 60,000. वो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, एन के कैपिटल में से निकालेंगे, एग्जीक्यूटर में डाल देने का शुरू में. उसका एंट्री क्या होगा, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन एग्जीक्यूटर, सब एंट्रीज एग्जीक्यूटर. वो डिट्टो कैपिटल जैसे ही दिखता है, खाली नाम एग्जीक्यूटर अकाउंट. समझ में आई बात? ये तब करने का जब वो लोग ने ऐसा कुछ कांडी दिया हो कि एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड एंड मेक एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो नहीं तो चुपचाप अपना कैपिटल बनाने का एंड एग्जीक्यूटर लोन ऑलवेज. पढ़ लो. अकाउंट में बताता हूं, पहले नोट्स बना लेते हैं. मेक द नोट्स for share of profits. So I'm making the first working note, question number 5 for share of profits, that is P&L suspense, is based on how many years average. So I think 3 years average. तो अपने को 3 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है at hand 2013, 14 and 15. That's 42, 39 and 45. This is 87, 107, 116, 000 आ रहा है क्या? Are you getting 116, 000? 126 आ रहा है. 126. 126,000 आ रहा है, okay. 126, 000 divided by 3, 4 12, 2 42,000 is your average profit.
इसमें अपने को किसका चाहिए, एन का शेयर चाहिए. कैन यू टेल मी व्हाट इज एन's शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 months. व्हाट इज एन का शेयर, व्हाट वाज द पी, दो ही तो पार्टनर थे यार. 3:2, 3:2 समझा ना सबको, हेलो, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा. बी एंड एन, इसका कितना था, 1/2 and 1/3, 1/2 and 1/3, that is 3:2. All of you got that? 1/2 and 1/3 is 3:2. तो 3:2 में n का कितना है, 42,000 में उसका शेयर है 2/5, दैट टू फॉर ओनली 4 months ना. भाई ने 4 ही महीना काम किया. हाउ मच यू आर गेटिंग, 5,600. 5,600. 5,600. P&L suspense to n cap 5,600. Got that? अभी वैसे ही आई एम मेकिंग अनदर नोट फॉर गुडविल, वर्किंग नोट 2 फॉर गुडविल. गुडविल किसके ऊपर बेस्ड है, 3 years परचेज के ऊपर है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 years. एवरेज ऑफ लास्ट 3 years मालूम है मेरे को. व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 42. Therefore total goodwill is what, 3, right? 3 times 42,000, which is 126,000. एंड 126 में अपने को किसका शेयर चाहिए, एन से शेयर ऑफ गुडविल. एन शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 126,000 का 2/5. हाउ मच इट कम्स टू, 126 का 2/5, 5,400. 50,400. 50,400 दिस इज एन शेयर. हु विल गिव गुडविल टू whom, यहाँ पे दो ही पार्टनर्स. सो बी टू एन आएगा ना एंट्री. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. एक ही तो बंदा है सैक्रिफाइस करने वाला, एक ही तो बंदा है गेन करने वाला, इजी. बी टू एन 50,400 इज द एंट्री फॉर गुडविल. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. बी एन को दे देगा, एन लेके भाग जाएगा, बी अकेला रह जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बना. समझ में आया? बस ये बना दिया, नोट बना दिया, और क्या दिया है अपने को, एन's एग्जीक्यूटर अकाउंट. अभी एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट में बना रहा हूँ, देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने को एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू सो एंड सो दिया है कैपिटल में. डेड पार्टनर के जगह एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल, तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे एन's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. एन का कैपिटल नहीं है, एन का एग्जीक्यूटर, जो हमने एक लाइन का बनाया था लास्ट सम में, क्योंकि हमने कैश दिया था. ये पूरा बनेगा यहाँ पे एन's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. ये एन का कैपिटल भी नहीं है, ये एन के एग्जीक्यूटर का लोन भी नहीं है, ये तीसरा है, बीच का अकाउंट है. आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? एन कैपिटल मतलब एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एग्जीक्यूटर मतलब उसके बेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एन एग्जीक्यूटर लोन मतलब उसके बेटे को जो लोन देना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने क्या करना है, पहले एन एग्जीक्यूटर मतलब उसके एग्जीक्यूटर को जो जो देना है वो लिखना है. तो कुछ नहीं है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज एन्स कैपिटल ओनली. खाली एक छोटा सा चेंज है, उधर हम लोग बाय बैलेंस से शुरू कर देते, इधर हम लोग एंट्री मारेंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट. मतलब हम लोग क्या करेंगे, शुरू में जैसे उसका डेथ हुआ वैसे उसका कैपिटल उठा के डाल दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल बंद करके डाल दिया एग्जीक्यूटर, कैपिटल टू एन्स एग्जीक्यूटर. ओके, एन्स कैपिटल टू एन्स एग्जीक्यूटर में एन्स कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर कितना था उसका, 60,000. अब जो करना है इधर ही प्लेग्राउंड है, जो जो एंट्रीज करनी है एन्स एग्जीक्यूटर में करो, खत्म करो, लोन में डाल, स्टोरी आता. खाली एक छोटा सा फर्क होगा. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. लास्ट सम में इसलिए बना था क्योंकि पे किया था तभी अपने को जक मार के बनाना पड़ा. ये सब में इसलिए करेंगे कि वो लोग ही बोल रहे हैं एग्जीक्यूटर को ये देना है, एग्जीक्यूटर को ही सब दे रहे हैं क्रेडिट कर. कैपिटल अभी 0 हो चुका है, कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में जा उसी को रहा है, खाली नाम के लिए अकाउंट बना के रख दिया. देन बस बाकी तो सब करते जाओ नॉर्मल सम. अभी बाय जनरल रिजर्व, कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व है, उसका शेयर देना है उसको. कितना है जनरल रिजर्व, 30,000. 30,000 में उसको कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा, 12,000.
फिर उसको गुडविल देना है, गुडविल का एंट्री क्या था, B2N, तो बाय बी कैप, बी के कैपिटल में से जाएगा एन के एग्जीक्यूटर। कितना है बी का कैपिटल, इट इज 50,400, दिस इज शेयर ऑफ गुडविल। फिर पीएनएल सस्पेंस देने का है, तो बाय पीएनएल सस्पेंस कितना है 5,600, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या है, रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, कुछ चेक कर लेने का, कुछ रिवैल्यूएशन था ही नहीं, रिवैल का प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं, खत्म। अभी जो फाइनल रहेगा दैट विल बी एंड्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ये लोन में जाएगा, एंड्स एग्जीक्यूटर्स लोन 72, 122, 127, 128,000 आ रहा है क्या, प्लीज चेक। आर यू एडिंग 128,000? Yes. बाकी सब एंट्री सेम ही है, बिजनेस इज डायरेक्टली गोइंग टू एग्जीक्यूटर इंस्टेड ऑफ एन, क्योंकि उसको थोड़ा अजीब लग रहा है मरे हुए पार्टनर का अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के सब कुछ दिखा रहा है। सब कुछ एन में भी करके कर सकते हो, सेम हो जाता है इफेक्ट, बट क्योंकि इधर से वी आर डूइंग दिस, कर लो। एग्जीक्यूटर का फंडा समझा सबको, करो फिर एक और सम ट्राई करो, सम नंबर कौन करोगे आप लोग? सर इसमें बी कैपिटल में गुडविल के लिए टू एंड एग्जीक्यूटिव आएगा, एन से एग्जीक्यूटर, हाँ B2N लिखा है ना, ये जो मैंने B2N, ये एन कैपिटल के जगह B2N एग्जीक्यूटर आएगा, बी के कैपिटल में टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में बाय बी कैप, जो जो बिजनेस कैपिटल में दे रहा था वो अभी एग्जीक्यूटर को दे रहा है, सिंपल। समझा? जनरल रिजर्व अकाउंट में भी 2N के जगह 2 एग्जीक्यूटर, पीएनएल सस्पेंस में भी 2 एग्जीक्यूटर, और फिर बाय बैलेंस और फिर बैलेंस शीट, एन कैपिटल में भी 2N एग्जीक्यूटर। पढ़ लो, अब तक करा सम नंबर 12 करा, 12 12th सम करिए खुद से, ये मैंने ऐसा ही है ना, सिमिलर सम है, यस सेम ही है, सिमिलर, अमाउंट चेंज किया। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन, रीड द क्वेश्चन, रीड द इंस्ट्रक्शन। सर 1:2 होगा ना, सॉरी, ओल्ड रेशियो P 1:2 होगा ना। ओल्ड रेशियो क्या होगा, देखो आप 1:2 this to 2. हाँ 1/4, 1/2 and 1/4 will go to the reserve, मतलब इनको ही जाएगा ना, 1/4 और 1/2 बराबर है, 1:2, परफेक्ट। करो करो। सर ये जो 1/6 का जो जनरल रिजर्व में वो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका कुछ नहीं होगा? नहीं, उसका कुछ यूज ही नहीं है, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको समझ में आता है कि पीएसआर क्या है, उसके लिए। उसका मैं आपको बताया ना शुरू में, ये लोग का टेंडेंसी ऐसा है, हर साल जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से 1/6 ये लोग रिजर्व में डालता था और बाकी का ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करता था 3:2। तो वो जो 1/6 रिजर्व में जा रहा है वो भी इनको ही बिलोंग कर रहा है अल्टीमेटली, तो पीएसआर तो इट इज स्टिल 3:2। पीएसआर विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर क्या है आपका पीएसआर 1/4 एंड हाफ, दैट इज 2:4, दैट इज 1:2। अभी वो 1/4 रिजर्व में डाल रहा है, उससे आपका पीएसआर इफेक्ट नहीं होने वाला, दैट विल स्टिल बी सेम। करो 12th वन। ट्वेल्थ सम करिए, 12th सम में भी आई थिंक एग्जीक्यूटर ही है। 1:2 है ना इसमें? 1:2 है, यस। समझ में आया तुमको खुद से 1:2 क्यों है? नहीं तो लॉजिक अप्लाई करो, सोचो वो लोग क्या कर रहे हैं।
समझो 10,000 का प्रॉफिट करेंगे वो लोग, तो उसका 1/4 वो लोग रिजर्व में डाल रहे हैं, तब 2,500 रिजर्व में जा रहे हैं, बचा हुआ 7.5. दिस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/4 एंड हाफ, दैट इज 1:2. ये 1/4 और हाफ दैट इज 1:2 में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 1:2 में ही जा रहा है, इनका ही है. वो रिजर्व देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो TSR है दैट इज सेम 1:2. या क्या सम करना है? 103 1,03,000. ऑडिबल? सर 154,000 आ रहा है. क्या 154? बैलेंस कितना आ रहा है? लोन का फाइनल, आई डोंट नो द आंसर. गुडविल कितना आया? 56,000. द शेयर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, P&L सस्पेंस. P&L suspense 7,000 है. सम नंबर क्या है? कौन है ये? मैं नंबर 12. क्या कर रहा P&L है? सस्पेंस 28 आ रहा है. 3 पे किया रहेगा. डिवाइड बाय 4 कर, डिवाइड बाय 4 मतलब 3 महीने के लिए, डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ 3 मंथ्स के लिए नहीं किया उसने. 3 months. 3 months. जो एवरेज प्रॉफिट्स आएगा उसमें उसका शेयर उसमें 3 months उतना ही जाएगा. 1,33,000. फाइनल आंसर लोन. हाँ हाँ. एग्जीक्यूटर्स लोन इज तो 133. P&L सस्पेंस का बैलेंस कितना बोला? P&L सस्पेंस का अमाउंट 7,000 आ रहा है.
कैसे आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट कितना मिला आपको? एवरेज प्रॉफिट पर 2 इयर्स का है ना वो, 2 इयर्स का है वो, 3 इयर्स का नहीं किया ना। एक मिनट, द 39 में प्रॉफिट 45 होगा ना। देखो पॉइंट नंबर बी में पढ़ो क्या दिया है। कैपिटल टू इज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ डेथ इज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 कंप्लीटेड इयर्स। पीएनएल सस्पेंस के लिए 2 साल लेना है, दिया है। तो लास्ट 2 इयर्स मतलब 15 एंड 14, 45 और 39, तो 84,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 42,000। 42,000 में उसका शेयर कितना है? एन गया है 2/3। 2/3, तो 42,000 में 2/3 कितना होता है? 28,000। 28,000 का 3/12 आया तो सही, बराबर है 7,000। क्या हुआ? राइट है 7,000। P&L suspend 7,000 and goodwill is 2 years purchase of the average profit of 3 preceding years. Goodwill is based on 3 preceding years average. लास्ट सब में दोनों 3-3 साल था, यहाँ पे 2 और 3 साल है, तो 3 साल का एवरेज निकालने का 45, 39, 84, 126। 126 by 3 is 42। 42 into 2 is 84,000 is total goodwill। 84,000 का 2/3 is what? 50, 56। 56,000। 56,000 is the share of goodwill, Bini to Nini. 56,000. 56,000 is the amount of share of goodwill. P&L suspend should be 7,000. Share of reserve should be 20,000 and his capital is 50,000. 50, 20, 80, 56, 136. 50 plus 20, 70 plus 36, 126, 126 plus 7, 133. 133,000 should be your final answers. Nini's executors loan account. बनाने का Nini's executor, Nini capital नहीं है वो, Nini's executors है। कल की नहीं, स्टेटमेंट में दिया है एग्जीक्यूटर को एंटर, वो लोग ने डीड में ही बना के रखा था कि भैया मर जाएगा तो इसको नहीं, इसके एग्जीक्यूटर को सब देंगे और जो बचा हुआ वो भी एग्जीक्यूटर के लोन में डाल देंगे, इसलिए वो लोग ने एग्जीक्यूटर रखा। क्वेश्चन में भी दे देगा क्लियर कट में एग्जीक्यूटर एंड ऑल। क्लियर? 23,000 है ना फाइनल। 133,000 is the final answer. Anyone still not getting any calculation? Ask. और अगर ये सम आपका हो गया हो तो आखिरी सम पे जाएंगे। सर इसके बाद आप थियरी डिस्कस करने वाले हो तो अब छोड़ोगे आप? हाँ थियरी तो अभी करो। थियरी थोड़ा थोड़ा करेंगे ना हम लोग। सर 2 बजे तक है क्या क्लास? 2-3 दिन छुट्टी मना के आए हो, थोड़ा तो बैठो। और हफ्ता छुट्टी था वो तो। ठीक है चलो, होमवर्क ट्राई करना है, एक सम होमवर्क ले लो। चलो हाँ होमवर्क डिस्कस करता हूँ। आज का कुछ वैसे भी होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको, बराबर है, यही होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 से जरा गो थ्रू करिए और बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई डाउट हो तो बोलिए प्लीज। सीज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सीड प्लांट एंड फ्लावर। बिल फॉर 1000 इज वर्थलेस, तो 2 BR 1000 रुपीज रिवैल में इतना ही आएगा ना? यस परफेक्ट। वर्थलेस मतलब वही वाया डेटर बैड डेट्स हो गया आपका, तो 2 BR खत्म। सर इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। आप बोलो मेरे को बनाना है तो कितना बनाना है? इमीडिएटली दिया है, बनाना पड़ेगा ना। बनाना पड़ेगा ना, पूरा मत बनाना, पूरा कैपिटल में रहेगा। खाली एंड में वो एक एंट्री के लिए बताया था ना आपको, पहले एग्जीक्यूटर में डालो, फॉर एग्जीक्यूटर को 1000 रुपया दो और फिर लोन में डालो। आज जो हमने फर्स्ट सम, सेकंड सम, फर्स्ट सम, सेकंड सम जो किया था। और फुल फ्लेजेड करना है कि 2 अकाउंट? फुल फ्लेजेड करना है, जर्नल एंट्रीज चाहिए सम में। अभी बाकी सब लेजर रफ में करो और जर्नल पूरा बना लो, चलेगा। लेजर वर्किंग नोट में करना ही पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज चाहिए परफेक्टली पूरा। देख लिया सम?
लोन का इंटरेस्ट ऐसे ही दिया है ना? लोन का इंटरेस्ट ऐसे ही दिया है, परफेक्ट, क्योंकि अभी लोन कभी रीपे किया, 1 साल बाद है ना, या कुछ दिया है क्या? रिमेन विद द लोन एट 9 पर, रिमेन मतलब वो अभी लोन ही है, जब चुकाओगे तभी आएगा ना इंटरेस्ट, 1 2 3 साल का हमने जब लोन अकाउंट बनाया था तभी। तो खाली उधर लिखते वक्त क्या लिखने का, लास्ट एंट्री आप जो करोगे ना उसका सेटलमेंट का, उसमें 2 एंट्री आएगा आपका, लास्ट का 2 जर्नल एंट्रीज ऐसे आएगा। कौन गया यहाँ पे, प्लांट गया, तो लास्ट का 2 एंट्रीज वुड बी लाइक दिस, प्लांट कैप टू प्लांट executor account, plant cap to plant executor account, this is the balance of his capital, कैपिटल ही बनाने का पहला पूरा, ऑल द चेंजेस इन कैपिटल, कैपिटल का लास्ट में मिला समझो आपको 40,000, तो प्लांट कैप टू प्लांट एग्जीक्यूटर 40,000, और फिर प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कितना दिया इमीडिएटली उसको 7750, तो टू बैंक to 9% प्लांट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, खाली ये 9% चिपका देने, सिंपल 32,250, ये 2 एंट्रीज बनेगा आपका लास्ट 2 जर्नल एंट्रीज। इज दैट क्लियर? पहले ऊपर वाला सब बैलेंस, रिजर्व, पीएनएल, सस्पेंस, गुडविल, वो सब कैपिटल में, एग्जीक्यूटर में डायरेक्टली लास्ट पार्ट है, क्योंकि वो पे कर रहे हैं ना इसलिए एग्जीक्यूटर में, नहीं तो लोन होता तो डायरेक्टली कैपिटल टू लोन ही डाल देता, समझ लो। बोलो, एनी डाउट इन द प्रॉब्लम? गो थ्रू किया, रिवाइल का पार्ट समझा, पीएसआर समझा, डेट 4 महीने बाद गया है, जैन फेब मार्च 4 महीने का कैलकुलेशन है। ओके, होमवर्क कर लो फिर। लेजर रफ में वर्किंग नोट के जैसा, जर्नल फेयर में चाहिए, ठीक है? फेयर मार्क्स विल बी फॉर, मतलब फेयर में जर्नल विद ऑल द एंट्रीज एंड ऑल चाहिए। आपको एग्जाम में भी कभी जर्नल एंट्रीज पूछ लें तो लेजर रफ में बना के, बैलेंस शीट बना के तसल्ली ले लो टैली होने का, ओके? या तो फिर कैपिटल तक बनाओ, जर्नल कर लो, लास्ट में टाइम बचे तब बैलेंस शीट बना के टैली कर लेना, क्या है, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, कैलकुलेशन सब राइट है, कभी कैलकुलेशन एरर होने का चांस रहेगा इसके लिए। ओके, तो दैट इज योर होमवर्क। वन सम मॉड्यूल का सम है, इज्जत से करना, थोड़ा जर्नल वर्नल बराबर से बनाना, ठीक है? सम नंबर 6 इज फॉर होमवर्क, और हम लोग जाते हैं अभी थ्योरी पे। थ्योरी पे आई एम स्टार्टिंग विद कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इजी है। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, व्हाट आर एक्चुअली कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग? क्या होते हैं ये? अनसेड रूल्स, अनसेड रेगुलेशंस, पुरातन परंपरा से फॉलो होते आ रहे हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स पे वी बेस आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेदर दे आर इंडियन, अपना लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया का, या फिर जीएएपी बोलो या आईएफआरएस बोलो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी तुम्हारा रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स बोलो, या फिर तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलो, या फिर जीएएपी बोलो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूएस वाला, ये सभी के सभी जितने भी स्टैंडर्ड्स है, दे आर बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट्स, ओके? तो कोई आपको बोलेगा नहीं, आपको फिर भी फॉलो करने ही होते हैं ये कंसेप्ट्स, अपने आप फॉलो होते जाते हैं। इसमें से 3 कंसेप्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, 3 कंसेप्ट आपके ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है? विच आर द 3 कंसेप्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड? रिमेंबर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, CAG, 3 conservatism, accrual, and going concern. Accrual, going concern, and C for consistency. Consistency, accrual, and going concern. Okay, it's not conservatism. It's consistency, accrual, and going concern. Okay. Conservatism क्या है, मैंने बोला था उल्टा, वो लोग थोड़े कम कंजर्वेटिव हैं, हम लोग थोड़े ज्यादा है, वहां से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अभी ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, ये 3 कंसेप्ट शाश्वत ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिना कोई बैलेंस शीट आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी बैलेंस शीट रीड कर रहे हो, ये कंसेप्ट फॉलो हुए हैं, ओके? गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अक्रूवल, इनकम एंड एक्सपेंस ऑन अर्न्ड बेसिस दिखाओ। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब पॉलिसी को शिफ्ट मत करो, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज रूल्स इंटरनली आप फॉलो कर रहे हो उसको
सेम रखो ईयर ऑन ईयर। ये सब भी हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे अभी कंसेप्ट्स में, around 15 16 concepts. One by one we'll take. Today I'm going to discuss just two. Okay, entity concept. सबसे पहला business entity concept. What does business entity concept state? Business and Accounts of business and proprietor should be different. Account of business and proprietor. मतलब business is different from businessman. You always think from the point of view of business. Doing accountancy, bookkeeping, always think from the point of view of business. Okay, so because of this distinction, always this capital becomes a liability for the business, but it is an asset for the owner. Shareholder के लिए उसने जो पैसा कंपनी में डाला है, for a company that share capital, that's a liability it is supposed to pay to the shareholders. But for shareholders, that capital becomes an asset. For investors, those shares become your asset. Is that clear? That's due to entity concept. Okay. Business and businessman two separate. Personal यहाँ पे नहीं है, यहाँ का personal में नहीं होना चाहिए. Personal का transaction अलग, business का transaction अलग. Second concept is money measurement concept. What is money measurement concept? Things which can be valued in terms of money, those only are to be recorded. Correct. Money measurement concept states that आप वही चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हो, which can be converted in the forms of money. Okay. Now, if you are buying in kilos or quintals or liters, can you record that? No. You have to use the currency. If you are recording it in India, you have to use Indian currency, rupee. If you are recording it in dollars abroad, you have to use dollars. बराबर है? Common sensical है. इसके flaws हैं. Money measurement concept has certain flaws. Okay. What are the flaws now? Money measurement concept doesn't take into account anything that is valuable but cannot be converted in terms of money, like knowledge, like human beings. Okay, so human beings, employees, knowledge, these are the biggest assets for any business. But since they cannot be converted in terms of money, you are not able to show them in the books of accounts. So that's why when the analysis of a particular business is done, the analysis is broken down into quantitative analysis and qualitative analysis. आपको खाली books से जो figures मिलेंगे वो आपको quantitative information देंगे, monetary information देंगे. उसके पीछे भी there are qualitative aspects of business which play a big role in the success of any business. Say for example, the type of management, management का prudence, management के judgment, management का experience, management का ethics, all these things are going to play a big part in study or analysis for any company. Okay, आगे जाके आपको यही करना है सीए बन के, या तो कोई कंपनी का आईपीओ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना है, या फिर बैंक बन के किसी को लोन देना है, या किसी को लोन सैंक्शन करवाना है. सब में ये एनालिसिस होगी आपकी कंपनी से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो सेंस बनाना ही है आपको, प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा. वहां पे वो सब एस्पेक्ट्स आते हैं जो आपके मॉनिटरीली बुक्स में दिखाई नहीं देते. दैट्स द शॉर्टकमिंग ऑफ द मॉनिटरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. आप खाली मॉनिटरी वैल्यू कर रहे हो, उसके क्वालिटी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, उसकी कैसी डिमांड है मार्केट में, कैसी कस्टमर वो बोलते हैं ना अपनी लॉयल्टी है, उसकी कस्टमर लॉयल्टी कितनी है, ये सब चीजें जो इमेज है जो कस्टमर के माइंड्स में प्रोडक्ट की है, या मैनेजमेंट की इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ये सब आपको देखने नहीं मिलती है. ये सब आपको अलग से रिसर्च करना पड़ता है. दूसरा ड्रॉबैक ये है कि मनी इग्नोर्स द परचेजिंग पावर. नाउ मनी की वैल्यू इज नॉट सेम टुडे एंड आफ्टर अ ईयर. अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो एक साल बाद वो चीज 100 रुपए की नहीं होती है. यू नो दैट राइट? ड्यू टू व्हाट? इन्फ्लेशन हमेशा चलते ही रहता है गाड़ी पकड़ के. किसी कंट्री में 1%, 2%, किसी में 5, 6, किसी में 3,000%, किसी में 30,000%, like in Venezuela or 13,000-14,000%. So this is the level of inflation. Inflation चलते ही रहेगा. अगर मैं आप बुक्स में आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के बुक्स में आपने देखा कि फर्नीचर की वैल्यू लास्ट ईयर थी 5,000 करोड़ बैलेंस शीट में, और ये साल हो गई 5,500 करोड़. ओके, 5,500 करोड़. तो वो 5,500 करोड़ का मतलब उसने 500 करोड़ के एसेट खरीदे होंगे. ओके, तो 5,500 करोड़ वैसे दिख रहा है वो परचेज वैल्यू के हिसाब से, लेकिन 5,500 करोड़ की वैल्यू
एट प्रेजेंट एक साल पहले जो थी और अभी इट इज नॉट द सेम। एक साल पहले 5,500 करोड़ कुछ ज्यादा वैल्यू के होंगे, अभी 5,500 करोड़ कुछ कम वैल्यू के होंगे। समझ में आ रही है आपको? तो आप जो फिगर्स बुक्स में देखते हो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होते, वो खाली एब्सोल्यूट मॉनेटरी फिगर्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपको दिख रहा है। ऑब्वियसली जो आप परचेज प्राइस पे खरीदते हो वो प्राइस पे दिखाओगे, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ढूंढने के लिए आपको इन्फ्लेशन वो भी देखना पड़ेगा, एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ये हम लोग और एसेट के आपको बताया था वैरायटी, अलग अलग तरीके से एसेट्स वैल्यू किए जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे हम लोग करते हैं फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है आपका, फेयर वैल्यू मेथड होता है, मार्केट वैल्यू मेथड होता है, वो भी हम लोग लर्न करेंगे। तो अलग अलग तरीके से भी आप एसेट को प्रेजेंट कर सकते हो पॉलिसी के बेस पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे शो देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू, परचेज वैल्यू और द लोन टेकन उसका वैल्यू। तो उसमें आपको इन्फ्लेशन का भी टेक केयर करके एक्चुअल वैल्यू ढूंढना पड़ता है। So these are the shortcomings of money measurement concept. Money measurement concept क्या बोलता है? Record only those items which can be converted into monetary value, monetary worth. Doesn't take into account human values or which cannot be taken converted into money, or doesn't take into account purchase price of an asset. Okay, inflation consider नहीं करता है. These are the issues with the money measurement. But कोई choice नहीं है, हम लोग globally accepted currency यही चल रही है, तो आगे रिसर्च करनी पड़ती है अपने को, कोई choice नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो यही मेथड यूज करते हैं monetary value. Okay, so 2 concepts we have discussed: going entity, going concern concept, not going concern, sorry. We discussed entity concept, business entity concept and money measurement concept. आपको ये आज रीड करना है, ठीक है? मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, 2-2, 3-3 कंसेप्ट रोज लूंगा। आपको मिलेगा ये आपके मॉड्यूल के पेज नंबर में, सीधा चैप्टर ही देख लो आप। I'll just tell you. तो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे से हो, अगर एग्जाम में किधर क्वेश्चन आए तो आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सको। ओके, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से करना, अच्छे से नॉलेज बिल्डअप होगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे रोज, और याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आपको मिलेगा। मीनिंग एंड स्कोप तो ठीक है, एक बार रीड कर लेना सिंपल इंग्लिश में। स्कोप, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो आपने 11th में सीखा है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, वो सब दिया हुआ है। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में दिखा आपको, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का चैप्टर नंबर 2, उसमें आपका ये आएगा पेज नंबर 1.25। पेज नंबर 1.25 पे दिया हुआ है आपको एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, 1.5 पेज का थियरी है, दिखा आपको। जो एक्सप्लेन किया है वो ब्रीफ में वही वहां पे दिया हुआ है। रीड करना अच्छे से, पॉइंट को समझना अच्छे से, नहीं समझ में आया पूछ लेना मेरे से। 2 पॉइंट, 1.5 पेज। टुमारो यू हैव टू रीड, ऑल ऑफ यू हैव टू रीड इट टुडे इटसेल्फ। हेलो ना क्या? ओके, स्टार्टिंग का कंसेप्ट्स का भी पार्ट पढ़ लो तो आपको वो भी आइडिया आ जाएगा, व्हाट आर कंसेप्ट्स, व्हाट आर प्रिंसिपल्स एंड ऑल, इंटरचेंजेबल है वो सब। फर्स्ट पेज भी रीड करना, और कंसेप्ट्स, फर्स्ट 2 कंसेप्ट्स अच्छे से रीड करना, दैट इज entity concept and money measurement concept. Okay, we'll discuss 3-4 more 2-3 3-4 3-4 हर दिन, हर लेक्चर में करते रहेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना सा काफी है। रीड करना है 1.5 पेज, और स्टार्टिंग का थियोरी, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का, एंड होमवर्क करना है। प्रॉब्लम नंबर आपको कौन सा दिया मैंने? 6 सब। ओके, जर्नल एंट्रीज। कुछ डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा, बाय बाय।